स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 11वीं गणित के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। उससे पहले हम अंतरालों के बारे में पढ़ेंगे। अंतराल क्या हैं और इन्हें निरूपित किस प्रकार किया जाता है। अंतराल क्या है? तो अंतराल वास्तविक संख्या r का क्या है? उपसमुच्चय है। हमने उपसमुच्चय के बारे में पढ़ रखा है। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें इस वास्तविक संख्या के कुछ अवयव सम्मिलित होंगे। तो हम देखते हैं कि अंतराल r क्या होगा। तो यहाँ दो अवयव a b हैं जो किसमें सम्मिलित होते हैं? वास्तविक संख्याओं में से आते हैं, और जहाँ a b से क्या है? छोटा है। अब हम देखते हैं कि विवृत्त अंतराल, विवृत्त अंतराल को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। विवृत्त अंतराल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। और हम देखते हैं कि विवृत्त अंतराल क्या है। यह एक उपसमुच्चय है किसका? वास्तविक संख्याओं का। उपसमुच्चय है का मतलब है यहाँ अवयव होंगे। कैसे अवयव होंगे? जो a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे। और ये a और b कहाँ से आएंगे? ये a और b कहाँ से आएंगे? ये a और b आएंगे वास्तविक संख्या r से। अब तीसरा लिखा हुआ है कि इन्हें हम दर्शाएंगे कैसे? अंतराल a b और वक्राकार कोष्ठक का उपयोग करेंगे। अंतराल a b लिखेंगे और वक्राकार कोष्ठक के रूप में दर्शाएंगे। और यह अंतराल a b क्या है? यह अंतराल a b भी क्या है? समुच्चय होगा। लेकिन कैसा समुच्चय होगा? उपसमुच्चय होगा। किसका? वास्तविक संख्या r का। चौथा हम देखते हैं कि उपसमुच्चय में, इस उपसमुच्चय में, ये जो हमने उपसमुच्चय लिखा है, इस उपसमुच्चय में बिंदु A और बिंदु B के मध्य सभी बिंदु के बीच के, है ना, बिंदु A और बिंदु B के मध्य के सभी बिंदु या सभी संख्याएं उपस्थित होंगी, किंतु A और B उपस्थित नहीं होंगे। अगर हम इन्हें संख्या रेखा में दर्शाना चाहे तो वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ A और B ये दोनों क्या हैं? बिंदु हैं। कौन से बिंदु हैं? अंतिम बिंदु है। यहाँ A और B दो अंतिम बिंदु होंगे। इनके मध्य की जितनी संख्याएं हैं वह सभी कहाँ आएंगी? इस समुच्चय में आएंगी। और इस समुच्चय को हम क्या कहते हैं? विवृत्त अंतराल कहते हैं। और इसे हम दर्शाएंगे कैसे? इसमें अवयव होंगे, जो अवयव वास्तविक संख्या r से आएंगे, जिनमें x का मान a से बड़ा और b से छोटा होगा। हमने लिखा है a b। हमने क्या लिखा है? a b। तो जो पहले आएगा वह हमेशा छोटा होगा और यह दूसरी संख्या जो होगी वह हमेशा बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ अगर हमने BA लिखा होता, तो इसे हम समुच्चय में जब लिखते तो हम लिखते x का मान b से बड़ा है और a से छोटा है। लेकिन हमने लिखा है AB, तो हमने AB लिखा है। इसका मतलब ये है कि x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है। अब इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं संवृत्त अंतराल। संवृत्त अंतराल भी पहले की तरह ही है। यह भी क्या है? एक समुच्चय है। किसका? उपसमुच्चय कहलाएगा। यह भी क्या है? एक समुच्चय है। लेकिन क्या है? उपसमुच्चय है। किसका? वास्तविक संख्या r का। और यहाँ जो अवयव होंगे वो किस प्रकार होंगे? यहाँ भी अवयव होंगे x कहाँ से आएगा? वास्तविक संख्या r से आएगा। और यहाँ एक विशेष गुण होगा, यहाँ x का मान a से बड़ा और बराबर, b से छोटा और बराबर होगा। कहने का अर्थ ये है कि पहले जो विवृत्त अंतराल था वहाँ a और b सम्मिलित नहीं थे, लेकिन यहाँ जो होंगे a और b भी क्या होंगे? सम्मिलित। यहाँ a और b भी क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। इसे हम दर्शाएंगे कैसे? हम इसे अंतराल, संवृत्त अंतराल a b से दर्शाएंगे। इसे हम क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्लोज्ड इंटरवल भी कहते हैं। संख्या रेखा में इसे हम दर्शाएंगे a और b से। यह वास्तविक संख्या की रेखा r है। मान लेते हैं कि 2 और 5 एक
संवृत्त अंतराल है तो इसके अंतर्गत जो अवयव होंगे वहाँ x जो है वास्तविक संख्या r से आएगा और x का मान 2 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा और बराबर होगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ हम a और b को भी सम्मिलित करेंगे और पहले जो विवृत्त अंतराल था उसमें हम a और b को सम्मिलित नहीं करेंगे, उनके बीच की सभी संख्याएं आएंगी और यहाँ हम a और b को भी सम्मिलित करेंगे और इनके बीच की सभी संख्याओं को भी क्या करेंगे, सम्मिलित करेंगे। और यह एक क्या है, उपसमुच्चय है किसका, वास्तविक संख्या r का। अब हमने लिखा है अर्ध संवृत्त या अर्ध विवृत्त अंतराल। इससे ही हम समझ रहे हैं अर्ध संवृत्त मतलब इस प्रकार लिखा होगा, दोनों ही क्या है, इसे या तो हम अर्ध संवृत्त बोले या अर्ध विवृत्त बोले। यह दोनों ही क्या है, अर्ध संवृत्त या अर्ध विवृत्त कहलाते हैं। इसे हम जब संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे, यहाँ जो होगा A शामिल होगा लेकिन B शामिल नहीं होगा और इसके समुच्चय में x लिखेंगे। x जो है वह वास्तविक संख्या r से आएगा, जहाँ x जो है a से बड़ा बराबर होगा क्योंकि a पहले लिखा है, x का मान a से बड़ा और बराबर होगा और b से छोटा होगा और b के बराबर नहीं होगा क्योंकि b पर यहाँ पर लिखा हुआ है विवृत्त का चिन्ह, इसे हम विवृत्त अंतराल का चिन्ह बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि b यहाँ सम्मिलित नहीं है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में लिखा हुआ है कि a पर यह विवृत्त है और b पर यह संवृत्त है, मतलब यहाँ जो समुच्चय होगा उसमें भी x जो है वास्तविक संख्या r से आएगा। x का मान a से बड़ा होगा, x का मान a से बड़ा होगा और b से छोटा और बराबर होगा क्योंकि b पर यह क्या है, b पर यह संवृत्त है। तो हमने इस परिभाषा में देखा कि अर्ध संवृत्त और अर्ध विवृत्त किसे कहेंगे। अगर a पर संवृत्त का चिन्ह लगा है मतलब a सम्मिलित है और a से बड़ी संख्याएं भी सम्मिलित हैं। b पर विवृत्त का चिन्ह लगा है तो यहाँ b सम्मिलित नहीं होगा लेकिन b से छोटी सभी संख्याएं सम्मिलित होंगी। दूसरा हमने देखा a पर विवृत्त है और b पर संवृत्त है, मतलब a से बड़ी सभी संख्याएं सम्मिलित होंगी और b के साथ b से छोटी संख्याएं भी यहाँ सम्मिलित होंगी। इसके प्रगुण देखते हैं। पहला लिखा हुआ है a से कहाँ तक, अनंत तक। यहाँ लिखा हुआ है a से अनंत तक, तब हम इसे बनाएंगे और a से अनंत तक इसे क्या करेंगे, लिखेंगे और कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे। यहाँ जो समुच्चय होगा वहाँ x जो है r से आएगा और इस x का मान a से बड़ा होगा और अनंत से छोटा होगा। दूसरा हम देखते हैं कि ऋण अनंत से कहाँ तक, a तक। तो यहाँ जो समुच्चय होगा x कहाँ से आएगा, r से आएगा और यहाँ x का मान जो होगा ऋण अनंत से बड़ा और a से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसी को हम अगर क्या लिखें, संवृत्त अंतराल के रूप में लिखें, तब हम क्या लिखेंगे, a से, लेकिन हम अनंत को, यहाँ हमने अनंत के बाद क्या लिखा है, विवृत्त अंतराल का चिन्ह लिखा है। हम कभी भी अनंत के बाद संवृत्त अंतराल का चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि अनंत का अर्थ होता है कि हमें इसे जहाँ मर्जी जितनी संख्या तक आगे लेकर जाना है, धनात्मक तरफ हम धनात्मक तरफ लेकर जा सकते हैं। ऋण अनंत का मतलब होता है हम ऋणात्मक दिशा में इसे जहाँ तक चाहें उतनी दूर लेकर जा सकते हैं। इसीलिए ये जो अनंत होगा इसके बगल में कभी भी संवृत्त अंतराल का यह कोष्टक नहीं लिखेंगे। हमने लिखा है यहाँ पर a पर संवृत्त है लेकिन अनंत पर क्या है, विवृत्त है। इसे कुछ इस प्रकार दर्शाएंगे, a पर संवृत्त है लेकिन
अनंत पर क्या है, विवृत्त है। इसके अंतर्गत अवयव आएंगे, x r से आएगा और x का मान a से बड़ा और बराबर होगा और अनंत से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसी प्रकार एक और देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ ऋण अनंत लेंगे और a पर संवृत्त लिखेंगे। अब हम इसे कहाँ से ले रहे हैं, ऋणात्मक अनंत की ओर से लेकर आ रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऋण अनंत से कहाँ तक, a तक। a पर यह संवृत्त है और अनंत पर यह विवृत्त है। इसके अंतर्गत जो अवयव होंगे यह भी किससे आएंगे, r से आएंगे। लेकिन यहाँ जो x का मान ऋण अनंत से, यहाँ जो है x का मान ऋण अनंत से बड़ा होगा और a से छोटा और बराबर होगा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि हमने ये जितने भी समुच्चय लिखे हैं यह सारे समुच्चय क्या कहलाएंगे, अंतराल कहलाएंगे, और यह सभी क्या है, इस वास्तविक संख्या r के उपसमुच्चय है। तो वास्तविक संख्या का समुच्चय किस प्रकार होगा, वास्तविक संख्या का समुच्चय r कहाँ से कहाँ तक होता है, ऋण अनंत से अनंत तक होता है, और इसके बीच जितने भी उपसमुच्चय आएंगे हम उन्हें अंतरालों के रूप में दर्शाते हैं। तो हमने प्राकृत संख्या का समुच्चय देखा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, सभी के समुच्चय के बारे में पढ़ा है। लेकिन यहाँ जो वास्तविक संख्या होगी इनके अंतिम बिंदु का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह ऋण अनंत से धन अनंत की ओर होगा। प्राकृत वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या सभी सम्मिलित होती हैं। इसीलिए हम r को क्या कहते हैं, एक सार्वत्रिक समुच्चय भी कहते हैं। r को हम क्या कहते हैं, एक सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ है जिसके अंतर्गत सभी संख्याओं का समुच्चय सम्मिलित है और जितने भी समुच्चय हैं वह इस वास्तविक संख्या के सार्वत्रिक समुच्चय के क्या कहलाते हैं, उपसमुच्चय कहलाते हैं। और इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम u से दर्शाते हैं। इस सार्वत्रिक समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण है, a एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1, 2, b एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1, 3 और 5, c एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी अवयव आते हैं। तो इन तीनों का जो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, वह किस प्रकार होगा, इन सभी समुच्चय के अवयवों को एक साथ रखेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार होगा, जिसके अंतर्गत क्या होंगे, इन तीनों समुच्चय के सभी अवयव क्या होंगे, उपस्थित होंगे। अभी हमने पढ़ा कि अंतराल किसे कहते हैं और सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को हम किस प्रकार दर्शाएंगे। इसके बाद एक परिभाषा और बाकी है जिसे हम कहते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। इसे हम PA से दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत कौन से अवयव होंगे, इसके अंतर्गत समुच्चय A के सभी क्या होंगे, उपसमुच्चय किस रूप में होंगे, अवयव के रूप में होंगे। यहाँ जो पावर सेट है या घात समुच्चय है, यह कैसा समुच्चय है, समुच्चय A के सभी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत जो अवयव होंगे वह उपसमुच्चय के रूप में होंगे। अब फाई जो है वह A का उपसमुच्चय होगा, A भी स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो घात समुच्चय कभी भी क्या नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा। घात समुच्चय कभी भी क्या नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा, खाली नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आएंगे, इस A के उपसमुच्चय आएंगे। अगर हम लिखते हैं कि A क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, कि A एक समुच्चय है जिसके अंतर्गत 1 और 3 दो अवयव है, तो
तो ए के उप समुच्चय होंगे, पहला तो फाई होगा, दूसरा 1, तीसरा 3, चौथा ए स्वयं होगा। हम ए को ही लिख देंगे, ए स्वयं ही अपना उप समुच्चय कहलाएगा। अब ए का जब घात समुच्चय लिखेंगे तब हम लिखेंगे इन्हीं सभी उप समुच्चयों को इसके अंतर्गत अवयव के रूप में लिख देंगे। इन्हीं सब उप समुच्चय को इसके अंतर्गत समुच्चय के रूप में लिखेंगे। घात समुच्चय की एक विशेषता है कि इसके अंतर्गत अवयव जो होते हैं वह भी क्या होते हैं, स्वयं में समुच्चय होते हैं। और किसके समुच्चय होते हैं, ए के उप समुच्चय के रूप में होते हैं। तो यह घात समुच्चय की एक साधारण सी परिभाषा है। अब हम प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों के एक एक प्रश्न हल करेंगे। पहला लिखा हुआ है कि इसमें उचित चिन्ह का उपयोग करना है। क्या फाई बी का सबसेट है? हाँ, फाई बी का सबसेट है, क्योंकि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का सबसेट होता है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है? नहीं, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में नहीं है। क्या ए सी का उपसमुच्चय है? हाँ, ए सी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के सभी अवयव किस में उपस्थित है, सी में उपस्थित हैं। क्या बी सी का उपसमुच्चय है? हाँ, बी सी का उपसमुच्चय है, क्योंकि बी के जो तीनों अवयव है वह सी में उपस्थित हैं। ये हमें सत्य या असत्य बताना है। तो पहला लिखा हुआ है ए बी का उपसमुच्चय है। हाँ, ए बी का जो है वह उपसमुच्चय है और ए जो है बी में पूरी तरीके से सम्मिलित है। तो यह कथन क्या है, सत्य है। इसी प्रकार प्रश्न 3 देखते हैं, इसमें भी हमें सत्य असत्य बताना है। तो ए बी जो है वह इस समुच्चय में उपस्थित है, तो यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि ए बी जो है इस समुच्चय का सबसेट मतलब उपसमुच्चय कहलाएगा। अब देखते हैं इसी का दूसरा उदाहरण, 1 2 3 1 3 5। तो यह इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है और 2 यहाँ सम्मिलित नहीं है और 3 यहाँ सम्मिलित नहीं है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। इसमें लिखना है कि इस समुच्चय के उपसमुच्चय लिखिए। तो सबसे पहले तो हम फाई लिखेंगे, फिर ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी, फिर डी लिखेंगे। अब हमें लिखना है ए बी। हमने लिखा ए बी और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। उसके बाद हम लिख सकते हैं सी डी। अब हमारे मन में ये सवाल होगा कि हम कितने उपसमुच्चय लिखें। तो देखिए यहाँ लिखा है कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 और मैंने बताया है 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 4 बराबर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितने उपसमुच्चय होंगे, इसके 16 उपसमुच्चय होंगे। तो इसी प्रकार हम लिखते जाएंगे ए सी, ए सी के बाद हम लिखेंगे बी डी, अब ए डी। अब और कौन सा अवयव बच गया, तो हम देखते हैं सी डी तो हम लिख ही चुके हैं, बी सी भी हो गया है, ए सी, ए बी डी, ए सी डी, ए बी सी डी। अब हम गिनते हैं इन्हें कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक और कौन सा आएगा, हमने देखा कि हमने लिखा है यहाँ पर ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, ए बी सी डी। हमने नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, बी सी और डी नहीं लिखा है। इसको मिला के कुल कितने हो गए उपसमुच्चय, 16 उपसमुच्चय हो गए। अब हमने यहाँ लिखना है उचित समुच्चय। तो उचित समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात n ऋण 1 मतलब 2 की घात 2 ऋण 1 बराबर 4 ऋण 1 बराबर 3। उचित समुच्चय का नियम है कि यह 1 2 जो समुच्चय है वह खुद का उचित समुच्चय नहीं होगा। इसके अंतर्गत पहला अवयव आएगा फाई, दूसरा अवयव आएगा 1 और तीसरा अवयव आएगा 2। अगर हम उप समुच्चय लिखते तो 1 और 2 भी लिखते, लेकिन उचित समुच्चय का नियम है हम इस 1 और 2 को नहीं लिखेंगे। आप इसी प्रकार इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को हल कर सकते हैं।
अब हम प्रश्न 7 और 8 को हल करेंगे। पहले में लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है, हमें यहाँ क्या बताना है, हमें इसे अंतराल के रूप में लिखना है। तो अंतराल के रूप में लिखने के लिए मैंने क्या बताया है कि x कहाँ से आएगा, r से आएगा, और यहाँ x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा और बराबर है। 1 से बड़ा है 1 के बराबर, हम सबसे पहले लिखेंगे ऋण 1, क्योंकि x का मान ऋण 1 से बड़ा है और यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर ये कैसा है, विवृत्त है। कैसा है ये, विवृत्त। विवृत्त को पहचानने का तरीका, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होगा। उसके बाद 2 से छोटा है, तो ऋण 1 के बाद हम लिखेंगे 2, लेकिन 2 में यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब 2 पर यह कैसा है, समवृत्त है। यहाँ पर 2 में कैसा है, यह समवृत्त है। उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ अंतराल ऋण 4 से बड़ा है और 0 से छोटा है, यहाँ कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो x का मान ऋण 4 से बड़ा है, पहले लिखेंगे ऋण 4, और कैसा अंतराल है, विवृत्त अंतराल है, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। और फिर किससे छोटा है, 0 से छोटा है, तो x का मान ऋण 4 से बड़ा और 0 से छोटा है, और यह दोनों ही सिरों पर कैसा है, विवृत्त अंतराल है। अब प्रश्न 8 में देखते हैं कि हमें अंतराल दिए हुए हैं, हमें इसे समुच्चय के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो कैसा दिया हुआ है, विवृत्त अंतराल, और विवृत्त अंतराल का चिन्ह इस प्रकार से लिखेंगे। अब x का मान किससे बड़ा होगा, ऋण 2 से बड़ा होगा। x का मान किससे बड़ा होगा, ऋण 2 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। मैं फिर से इसे समझा देती हूँ। जब भी हमें अंतराल को समुच्चय के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले हम बीच में लिखेंगे x, फिर देखेंगे कौन सा कोष्टक बना है, तो यहाँ बना है विवृत्त अंतराल का कोष्टक। तो हमें x के अगल बगल इस प्रकार से चिन्ह बना देने हैं। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों ही कोनों पर कैसा है, ये विवृत्त है। अब पहले क्या लिखा है, ऋण 2, तो x का मान ऋण 2 से बड़ा होगा। फिर क्या लिखा है, 3, तो x का मान 3 से छोटा होगा, और हम इसे इस प्रकार समुच्चय के रूप में लिख देंगे। यहाँ x अवयव होगा जो वास्तविक संख्या से आएगा, जहाँ x का मान ऋण 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ सबसे पहले वही करेंगे, x लिखेंगे, और कैसा है, समवृत्त अंतराल है। समवृत्त अंतराल का चिन्ह छोटा और बड़ा, बराबर, बड़ा और बराबर। अब पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है 5, तो 5 लिख दिया हमने। फिर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। अब अगर इसी को मैं इस प्रकार लिखूं, क्या लिखा होता, 5 और 9 लिखा होता। तो हम देख रहे हैं कि अब हम इसे समुच्चय रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो इसे x ही लिखेंगे, और यहाँ 5 पर यह विवृत्त है, तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। लेकिन 9 के बगल में कैसा है, यह 9 के बगल में समवृत्त है, तो जिस तरफ समवृत्त है उस तरफ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ यह 5 से बड़ा है और 9 से छोटा और बराबर है। बाकी लिखने का तरीका, पहले लिखेंगे x कहाँ से आएगा, r से आएगा, और x का मान किस प्रकार होगा। इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं, 5 और 9, तो यहाँ भी हम x लिखेंगे और देखेंगे यह 5 पर समवृत्त है, तो 5 पर बराबर का चिन्ह, लेकिन 9 पर क्या है, विवृत्त है, तो 9 के साथ वाले चिन्ह में हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। यह 5 से बड़ा और बराबर है, और 9 से कैसा है, 9 से छोटा है। वीडियो में हमने पढ़ा अंतराल किसे कहते हैं, अंतराल के प्रकार तथा अंतराल का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, वास्तविक समुच्चय का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, तथा इनसे संबंधित प्रश्नों को हमने हल किया। हमने प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को मैंने विशेष तौर पर हल नहीं करवाया है, क्योंकि उसके उदाहरण मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाए हैं, और उन उदाहरणों से आप प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कि पढ़ाते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो, या लिखने में कोई गलती हो गई हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से पार्ट में डाउट आया है। अगली वीडियो में हम अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे और 1.4 में वेन आरेख के बारे में जानकारी दी गई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम वेन आरेख के बाद हम संबंध और फलन का अध्याय शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो में बने रहिए। इसी प्रकार की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।